स्केजुलिंग क्राइटेरिया। इस लेक्चर में हम जो है स्केजुलिंग क्राइटेरिया को स्टडी करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम जो है डिफरेंट स्केजुलिंग एल्गोरिदम को स्टार्ट करें, हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो डिफरेंट स्केजुलिंग क्राइटेरिया जो है उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। और वो डिफरेंट स्केजुलिंग क्राइटेरिया जो है बेसिकली वो हम उनके थ्रू हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे डिफरेंट स्केजुलिंग एल्गोरिदम। हमारे पास डिफरेंट स्केजुलिंग एल्गोरिदम है जो कि हम नेक्स्ट जो है स्टडी करेंगे। तो हम देखेंगे उनको किन बेसिस के ऊपर उन एल्गोरिदम्स को जो है वो हम कंपेयर करेंगे। तो बेसिकली डिफरेंट सीपीयू स्केजुलिंग एल्गोरिदम हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ and the choices of particular algorithm may favor one class of process over an other. So there are different algorithm, scheduling algorithm है जो कि basically जिनको कंपेयर करेंगे कि विच वन इज़ द बेस्ट एंड फाइंड आउट मोस्ट एफिशिएंट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। तो वो हम देखेंगे और उसके लिए हमें जो है स्केजुलिंग क्राइटेरिया जो है दैट मस्ट बी रिक्वायर्ड। तो मैनी क्राइटेरिया हैव बीन सजेस्टेड फॉर कंपेयरिंग अ सीपीयू स्केजुलिंग एल्गोरिदम। तो डिफरेंट किस्म के जो है स्केजुलिंग क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस के ऊपर हम कंपेयर करेंगे या जिनकी बेसिस के ऊपर हम फाइंड आउट करेंगे, डिसाइड करेंगे किसी भी एल्गोरिदम की एफिशिएंसी। सो हमें जो है क्राइटेरिया चाहिए होगा, सर्टेन क्राइटेरिया जिसके ऊपर हम डिसाइड करेंगे मुख्तलिफ फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए कि कौन सा एल्गोरिदम जो है दैट इज़ मोस्ट एफिशिएंट एंड बेस्ट। सो डिफरेंट स्केजुलिंग क्राइटेरिया जो हैं वो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। और विच characteristics आर यूज फॉर कंपैरिजन कैन मेक अ सब्सटेंशियल डिफरेंस इन विच एल्गोरिदम इज जज्ड टू बी अ बेस्ट। सो इट्स मीन कि ये जो डिफरेंट क्राइटेरिया या करेक्टरिस्टिक्स हैं स्केजुलिंग के, उनके ऊपर हम जज करेंगे कि कौन सा एल्गोरिदम जो है दैट इज़ बेस्ट एल्गोरिदम। तो देयर आर 5 क्राइटेरिया हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, जिनकी हेल्प, इन क्राइटेरिया के हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे किसी भी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक एल्गोरिदम की स्केड्यूल जो है एफिशिएंसी को फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट वन इज सीपीयू यूटिलाइजेशन, नेक्स्ट थ्रूपुट है, अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम एंड रिस्पांस टाइम। सो ये टर्म्स हो सकता है आपके लिए आप फेमिलियर हो इससे, या हो सकता है आपके लिए ये टर्म्स नहीं हो। तो इनके ऊपर जो है इनको हम वन बाय वन एनालिसिस करेंगे इन टर्म्स को, और हम देखेंगे कि ये जो टर्म्स ये कैसे जो है किसी भी स्केजुलिंग को डिस्क्राइब करती हैं ये। तो सबसे पहले जो है इन फैक्टर्स में फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम सीपीयू यूटिलाइजेशन को जो है वो स्टडी करेंगे। सीपीयू यूटिलाइजेशन जो है दैट इज़ फर्स्ट फैक्टर। वी वांट टू कीप द सीपीयू एज बिजी एज पॉसिबल। Conceptually, CPU utilization can range from 0 to 100%. In real system, it should range from 40% for lightly loaded system to 90% for heavily loaded system. So basically CPU utilization का मतलब क्या है कि आपने कितना CPU यूटिलाइज़ किया या यूज़ किया है। जब हमने इस टॉपिक को स्टार्ट किया था, यानी कि CPU स्केजुलिंग को स्टार्ट किया था, तो हमने देखा था इटसेल्फ CPU स्केजुलिंग में हमने ये देखा था कि हम क्या चाहते हैं, हम CPU को बिज़ी रखना चाहते हैं एज मच एज पॉसिबल, यानी कि CPU जो है बिज़ी एज बिज़ी एज पॉसिबल, जितना मुमकिन हो सके आप उसको बिज़ी रखें। तो अब जब हम ये यहाँ पे कह रहे हैं तो इसका मतलब है, जब हम ये कहते हैं कि CPU जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रहे, तो इसका मतलब ये है कि सम प्रोसेस जो है वो CPU के ऊपर जो है वो वर्क कर रहे हों, यानी कि देयर आर सम प्रोसेस इज़ बीइंग एग्जीक्यूटेड, यानी कि CPU इज़ डूइंग ए सम वर्क, CPU जो है वो कुछ ना कुछ कर रहा हो। जितना CPU बिज़ी रहेगा इसका मतलब है कि वो उतना ही ज़्यादा काम जो है वो कर रहा होगा, इसका मतलब है कि वो उतना ही प्रोसेस जो है वो ज़्यादा एग्जीक्यूट कर रहा होगा। दैट इज़ मीन बाय CPU यूटिलाइजेशन, इसी को हम CPU यूटिलाइजेशन कहते हैं। तो इसका हम चाहते हैं कि जो है CPU की यूटिलाइजेशन जो है वो मोर एफिशिएंट हो जाए। हम CPU को जो है वो आइडल रहना नहीं देने चाहते। तो इसका वी सी दैट कि हमारा CPU जो है
एज बिजी एज पॉसिबल। सो CPU जितना बिजी रहे ठीक है। तो कंसेप्टली जो है CPU यूटिलाइजेशन कैन रेंज फ्रॉम 0 to 100%, but in real system it should be a range from 40 to 90%। तो इसका मतलब है कि लाइटली लोडेड सिस्टम जो होंगे वो 40% तक, और जो हैवली लोडेड सिस्टम है वो 90% तक उनकी रेंज है। हम चाहते हैं कि वो CPU जो है वो बिजी रहे। इसका मतलब है कि इस रेंज के अंदर जो है वो CPU जो है वो यूटिलाइज हो। तो हम अब अगला नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, थ्रूपुट। इफ द CPU is busy executing the process, the work is being done. One measure of the work is the number of processes that are completed per time unit called throughput. For a long process, this rate may be a 1 process per hour, or for short transaction it may be a 10 process per second। जी ये जो है थ्रूपुट, हो सकता है आप इससे फेमिलियर हों या आपके लिए नहीं हो। इसका मतलब है थ्रूपुट का बेसिकली हम मेजर कर रहे हैं वर्क डन बाय द CPU, यानी कि CPU ने कितना वर्क किया है उसको हमने मेजर करना है। हम जानते हैं कि CPU जो है बिज़ी रहता है क्या करने, इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो इसका मतलब है कि जितने इट इज़ कब बिज़ी होगा, व्हेन इट इज़ बिज़ी एग्जीक्यूटिंग अ प्रोसेस। तो इसका मतलब है कि दैट इज़ गुड यूटिलाइजेशन ऑफ CPU। तो इसका मतलब है कि गुड CPU यूटिलाइजेशन है, इसका मतलब है वर्क जो है वो CPU परफॉर्म कर रहा है, वर्क इज़ बीइंग डन। तो हम इसको किस तरह मेजर करेंगे कि CPU ने कितना वर्क किया है, इसका कोई मेजरमेंट यूनिट कैसे हम इसको मेजर करेंगे कि कितना, हाउ मच वर्क जो है। वन मेजर ऑफ वर्क इज़ नंबर ऑफ प्रोसेस जो कि उसने कंप्लीट किए हैं पर यूनिट टाइम पे। ये मेजर करना है हमने कि CPU ने कितना वर्क किया है। सो पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम के ऊपर हाउ मैनी प्रोसेस जो है उसने मुकम्मल की हैं, उनकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट की है, इसी को हम कहेंगे थ्रूपुट। तो दैट ये एक और क्राइटेरिया है स्केजुलिंग का, यानी कि हम देखेंगे मेजर ऑफ डन जो है CPU, मेजर ऑफ वर्क डन बाय CPU बाय थ्रूपुट। तो इसका मतलब है कि कितने नंबर ऑफ प्रोसेस जो हैं वो पर यूनिट टाइम में उसने कंप्लीट किए हैं, दैट्स मीन थ्रूपुट। इसी का मतलब जो है वो थ्रूपुट है कि थ्रूपुट जो है वो मेजर ऑफ वर्क है। जी नेक्स्ट पॉइंट जो है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम from the point of view of the particular process, the important criterion is how long it takes to execute that process. The interval from the time of submission of process to the time of completion is the turnaround time. The turnaround time is the sum of the period spent waiting to get into a memory, waiting in the ready queue, or executing on the CPU and doing a IO। जी टर्न अराउंड टाइम से क्या मतलब है, हम जो है देख रहे हैं, देखने की कोशिश करते हैं द व्यू ऑफ प्रोसेस। जब हम टर्न अराउंड टाइम की बात करते हैं, जैसे कि हमने थ्रूपुट देखा था, जब हम थ्रूपुट देख रहे थे दैट इज़ इन टर्म ऑफ CPU। हम इन टर्म ऑफ CPU के बारे में जो है वो बात कर रहे थे कि कितना वर्क जो है CPU ने पर यूनिट टाइम पे किया, उसने कितने प्रोसेस जो हैं वो एग्जीक्यूट किए पर यूनिट टाइम। तो थ्रूपुट जब हम ये जो है हम इन टर्म ऑफ CPU कर रहे थे, जब हम प्रोसेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वी नीड टू लुक एट टर्न अराउंड टाइम। तो हमने टर्न अराउंड टाइम की तरफ देखना है, यानी कि टर्न अराउंड टाइम जो है वो एक इंटरवल है टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ प्रोसेस एंड द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस। आप टर्न अराउंड टाइम को ये कह सकते हैं कि एक प्रोसेस जो है वो सबमिट हुआ फॉर एग्जीक्यूशन और अनटिल जब तक कि वो कंप्लीट ना हो जाए, अपना टास्क कंप्लीट ना कर ले, तो वो जो इंटरवल है उसको हम कहेंगे टर्न अराउंड टाइम। यानी कि प्रोसेस जो है सबमिट हुआ फॉर एग्जीक्यूशन और उसने जितना टाइम लिया अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए उसको हम टर्न अराउंड टाइम कह रहे हैं। तब यानी कि प्रोसेस जो है वो रेडी स्टेट में आता है, यानी कि जब प्रोसेस क्रिएट हुआ और वो रेडी एग्जीक्यूशन हो गया, रेडी यानी कि मेन मेमोरी में रेडी फॉर एग्जीक्यूशन है। हम जानते हैं कि CPU जो है वो जब प्रोसेस को CPU मिलता है
या प्रोसेस जो है वो सीपीयू जो है वो होल्ड करता है, अपनी कंप्लीट एग्जीक्यूशन वो एक गो में कंप्लीट नहीं कर लेता। इट्स मीन कि उसने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं की, क्योंकि डिफरेंट स्टेट में प्रोसेस जो है उन डिफरेंट स्टेटमेंट से जो है वो गुजरता हुआ जो है वो अपनी कंप्लीशन कंप्लीट करता है। जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि टर्न अराउंड टाइम में ये तमाम स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, जैसे कि टाइम जो है उसने कुछ रेडी क्यू में स्पेंड किया, टाइम उसने कोई सीपीयू जब उसको एलोकेट किया वो एग्जीक्यूट हो रहा था, और फिर उसके बाद जो है उसने कोई इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो डिफरेंट सिनेरियो हैं, उसने इनपुट और अवेट कर, या उसने वेटिंग में गया और इनपुट आउट ऑपरेशन परफॉर्म करना था, और कुछ वेटिंग उसने मेमोरी के अंदर जो है वो कुछ देर वो उसने वेट किया प्रोसेस ने फॉर सीपीयू के लिए, इसी तरह सो ऑन है। तो ये जितना भी टाइम उसने किया है, तमाम का तमाम जो है टाइम को हम काउंट करें एक पर्टिकुलर प्रोसेस को कि वो अपना कंप्लीट करता है फ्रॉम टाइम जब वो सबमिट हुआ और जब उसने कंप्लीट किया, और वो ड्यूरिंग द स्टेजेस जिसमें से वो गुजरा है और उसमें जो टाइम उसने स्पेंड किया, यानी कि ये टोटल टाइम जो है हम इंक्लूड कर लें तो दैट इज़ नोन एज ए टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम जो है दैट इज़ क्राइटेरिया जो कि पर्टिकुलरली प्रोसेस पॉइंट ऑफ व्यू से है। और एक और जो अदर स्केड्यूलिंग क्राइटेरिया है जिसको हम देखेंगे दैट इज़ वेटिंग टाइम। द वेटिंग स्केड्यूल जो है, द सीपीयू स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम does not affect the amount of time during which process execute or does IO. It affect only the amount of time that a process spend waiting in the ready queue or waiting in the sum of periods spent waiting the ready queue. So that is next जो है हमारा क्राइटेरिया है जिसको हम जो है अभी एक्सप्लेन करते हैं कि क्या इसका है। जब हम जो है प्रोसेस की डिफरेंट स्टेट्स की बात करते हैं तो हमें पता है कि प्रोसेस की डिफरेंट स्टेट्स हैं, रनिंग स्टेट है, रेडी स्टेट है, वेटिंग स्टेट है। तो वेटिंग स्टेट जो है वो टाइम है कि प्रोसेस जो है वो वेट कर रहा था सीपीयू के लिए, या वो वेट कर रहा था इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए कि कंप्लीट हो। तो ये जो वेटिंग टाइम था एक प्रोसेस के लिए, तो एक्चुअली यहाँ पे जो मतलब है दैट इज़ सीपीयू स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम does not affect the amount of time which process execute or does IO। वर्ड इस सेंटेंस का क्या मतलब है, इस जुमले का क्या मतलब आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हम जब हम सीपीयू स्केड्यूलिंग की बात करते हैं तो क्या मतलब है सीपीयू स्केड्यूलिंग का मतलब कि सीपीयू जो है सीपीयू स्केड्यूलर जो है वो असाइन करता है सीपीयू को डिफरेंट प्रोसेस के लिए। एक प्रोसेस जो है वो सीपीयू जो है वो सीपीयू हासिल करता है और एग्जीक्यूट करता है। वो जो एग्जीक्यूशन है प्रोसेस की सीपीयू में, और टाइम जो वो परफॉर्म करता है इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन पे डिपेंड अपॉन द स्केड्यूलर जो है वो कुछ नहीं करता इसके साथ। बट क्या मतलब टाइम जो सीपीयू ने जो टाइम स्पेंड हुआ है सीपीयू के अंदर, मीन जो सीपीयू जो है सीपीयू और आईओ ऑपरेशन जो परफॉर्म कर रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसेस, यानी कि सीपीयू एग्जीक्यूशन के दौरान जो टाइम कंज्यूम हुआ और जो आईओ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है प्रोसेस, वो डिपेंड कर रहा है प्रोसेस के ऊपर कि प्रोसेस आपका कितना बड़ा है और वो किस किस्म का प्रोसेस है। तो व्हाट इज स्केड्यूलर के रेलिवेंट हमारा क्या कंसर्न्स हो सकता है। स्केड्यूलर जैसे कि हम पीछे स्टडी भी कर चुके हैं कि स्केड्यूलर होता क्या है। स्केड्यूलर का रोल तो होता है कि प्रोसेस को सीपीयू असाइन करना। तो स्केड्यूलर जो है कितना फास्ट और फ्रीक्वेंटली हो कि वो सीपीयू जो है वो पर्टिकुलर प्रोसेस को असाइन किया जाए। सो वेटिंग टाइम जो है विल अकाउंट एट दिस टाइम, यानी कि जो वेटिंग टाइम है वो शामिल होगा अगर प्रोसेस जो है वो ज़्यादा टाइम जो है वो वेटिंग स्टेट में गुजार रहा है और वेटिंग जो है वो वेटिंग टू गेट द सीपीयू। स्केड्यूलर जो है वो अनएबल हो जाएगा टू असाइन द सीपीयू टू इट, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम जो है वो वेटिंग में ही गुजर रहा है उस प्रोसेस का। तो हम ये
कह सकते हैं कि जो एल्गोरिदम जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, बिकॉज एक पर्टिकुलर प्रोसेस जो है वो प्रोसेस जो है इज़ स्टार्विंग फॉर द पर्टिकुलर प्रोसेस ही प्रोसेस इज ए स्टार्विंग फॉर द CPU। ये उसको CPU मिल ही नहीं रहा, क्योंकि उसका ज़्यादातर जो टाइम है वो वेटिंग टाइम जो है वो या तो IO ऑपरेशन परफॉर्म करने में गुजर रहा है, या वो ज़्यादा टाइम जो है वेटिंग में गुजार रहा है। सो लॉट ऑफ टाइम जो है वो स्पेंड हो रहा है उसका किस में, वेटिंग में गुजर रहा है। तो वेटिंग टाइम जो है, वेटिंग टाइम बेसिकली सम ऑफ पीरियड स्पेंड वेटिंग टाइम इन द रेडी क्यू, यानी कि स्केजुलर मेक श्योर करे, स्केजुलर जो है वो इस चीज़ को मेक श्योर करे कि वेटिंग टाइम जो है वो रिड्यूस हो हर प्रोसेस के लिए, हर प्रोसेस के लिए जो है वेटिंग टाइम रिड्यूस हो। दैट इज़ इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया एफिशिएंसी ऑफ CPU जो है। किसी भी स्केड्यूल एल्गोरिथम की आपने देखनी हो या CPU की एफिशिएंसी जो है वो आपने काउंट करनी हो पर्टिकुलर एल्गोरिथम के लिए, तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम मीन कि स्केड्यूलर जो है वो वेटिंग टाइम को रिड्यूस करे, कि प्रोसेस जो है वो वेट ना करना पड़े उसको फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगर वो ज़्यादा टाइम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम फॉर वेटिंग स्पेंड कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। सो दैट इज़ एन अदर फैक्टर। नेक्स्ट जो है हम रिस्पॉन्स टाइम को देखते हैं। रिस्पॉन्स टाइम जो है बेसिकली इन एन इंटरैक्टिव सिस्टम टर्न अराउंड टाइम मे नॉट बी द बेस्ट criterion. Often a process can produce some output fairly early and can continue computing new result while previous result are being output to the user. Thus another measure is the time from the submission of a request until the first response is produced. This measure called response time is the time it takes to start responding, not the time it takes to the output response. The turnaround time is generally limited by the speed of the output device. जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं टर्न अराउंड टाइम में, हमने देखा टर्न अराउंड टाइम जो है वो प्रोसेस जो है वो कंप्लीट एग्जीक्यूशन जो होती है, जो टाइम उसने लेना होता है फॉर कंप्लीट एग्जीक्यूशन के लिए, हमने उसको कहा कि वो टर्न अराउंड टाइम है। इसका मतलब है कि जब एक प्रोसेस जो है वो रेडी क्यू में इंटर हुआ, अनटिल के अनलेस उसने अपना फुली वो कंप्लीट नहीं हो गया, तो टाइम जो इसने स्पेंड किया रेडी क्यू में, वेटिंग क्यू में, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। लेकिन अगर आपका एक पावरफुल और एक इंटरैक्टिव सिस्टम है तो टर्न अराउंड टाइम जो है वो एक अच्छा क्राइटेरिया नहीं है किसी भी एल्गोरिदम को जज करने के लिए। कौन से सिस्टम पे? इंटरैक्टिव और पावरफुल सिस्टम में, क्योंकि आपका जो सिस्टम है वो फास्ट इंटरैक्टिव सिस्टम है। उस फास्ट इंटरैक्टिव सिस्टम से क्या हो रहा है, आपका a process can produce some output fairly early and can continue computing a new result or while previous result being a output to the user। जी, इसका क्या मतलब है? सपोज एक प्रोसेस जो है वो एक टास्क परफॉर्म कर रहा था और क्या हुआ, उसने ऑलरेडी अपना ये टास्क जो था वो बड़ी क्विकली कंप्लीट कर लिया, और जब तक वो आउटपुट यूज़र को देना था उस टाइम तक, यानी कि आउटपुट जो है वो यूज़र को प्रोड्यूस या डिस्प्ले होनी थी, जब तक या यूज़र को दी जानी थी आउटपुट, उस टाइम तक उसने ऑलरेडी कोई और टास्क परफॉर्म कर दिया। इसका मतलब है कि प्रोसेस जो है वो बड़ा क्विक है, उसने बड़ी ऑलरेडी जो है वो टास्क कंप्लीट कर लिया था, जबकि आउटपुट जो है वो यूज़र को दी जा रही थी, उसी टाइम में प्रोसेस जो है वो कुछ और नया टास्क परफॉर्म करना शुरू हो गया। तो इस किस्म का जो है इंटरैक्टिव और फास्ट सिस्टम जो है, टर्न अराउंड टाइम जो है वो एक अच्छा क्राइटेरिया नहीं हो सकता किसी भी एल्गोरिदम को जज करने के लिए। तो फिर उसके लिए हमारे पास जो बेस्ट क्राइटेरिया दैट इज़ रिस्पॉन्स टाइम, यानी कि रिस्पॉन्स टाइम वो टाइम है कि आपने एक रिक्वेस्ट जो है वो सबमिट करवाई, सबमिशन ऑफ रिक्वेस्ट, यानी कि रिक्वेस्ट जो है वो सबमिट हुई, यानी कि सबमिशन ऑफ द रिक्वेस्ट, जब तक पहला रिस्पांस प्रोड्यूस नहीं हुआ, वो पर्टिकुलर टास्क जो आपने शुरू किया था,
तो टाइम जो पहला रिस्पॉन्स उसने प्रोड्यूस किया, दैट टाइम इज ए रिस्पॉन्स टाइम। इट इज़ अ नॉट टाइम टू टेक द आउटपुट टू द रिस्पॉन्स। ये वो टाइम नहीं है कि आउटपुट आपके सामने कब आ रही है, ये वो टाइम है कि प्रोसेस ने अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर दिया, वो यूज़र को नज़र आया है या डिस्प्ले हुआ है या यूज़र को अभी तक डिलीवर हुआ है या नहीं हुआ। दैट इज़ द डिफरेंस, यानी कि टाइम फॉर द सबमिशन of request until the first response is produced, that is mean this measure called response time, यानी कि this is a measure time is the time it takes to start a responding, यानी कि उसने respond करना शुरू कर दिया, not a time it takes the output to the response। यानी कि क्या मतलब इस एग्जाम्पल के, इसको हम इस तरह एक्सप्लेन करते हैं, इस ये जो अभी हमने सेंटेंस स्टडी किया कि सपोज आपके सिस्टम में एक वीडियो फाइल है, तो वीडियो फाइल आप देखना चाहते हैं, जैसे आप उस वीडियो फाइल पर डबल क्लिक करते हैं तो क्या होता है, इट विल टेक लिटिल बिट टाइम, वो थोड़ा सा टाइम लेती है लोड होने में, वो जो है इंस्टेंटली लोड नहीं होती, मे बी हो सकता है 2 सेकंड 3 सेकंड में भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जो है वो आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है, अगर आपका सिस्टम बहुत अच्छा है। और उसके बाद जो है वो वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है थोड़ा टाइम लेने के बाद डिस्प्ले होती है। तो एक्चुअली क्या हुआ, जब आपने क्लिक किया था प्रोसेस जो है वो बैकग्राउंड में रन होना शुरू हो गया था। इसका मतलब है कि प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा था, उसने कहा ओके ओपन दिस फाइल वीडियो फाइल और इसको जो है यूज़र को दिखाओ, यानी कि यूज़र को डिस्प्ले करो, शो करो, बट उसने स्लाइड डिले किया, थोड़ा सा डिले के बाद जो है उसकी आउटपुट आपको स्क्रीन पे नज़र आई। इसी से हम जो है इसी को हम यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो यही बात कर रहे हैं, टाइम इट टेक्स टू आउटपुट द रिस्पॉन्स, यानी कि जो है आउटपुट जो है वो जो टाइम ले रहा है आउटपुट को रिस्पॉन्स करने के लिए, इट प्रोड्यूस फर्स्ट रिस्पॉन्स, यानी कि जब आपने उस वीडियो पे क्लिक की थी दैट इज़ द फर्स्ट रिस्पॉन्स था, ये फर्स्ट रिस्पॉन्स था। इसका मतलब आउटपुट स्क्रीन के ऊपर कब डिस्प्ले हुई है, दैट इज़ नॉट, दैट इज़ द आउटपुट ऑफ द प्रोसेस। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि टर्न अराउंड टाइम जो है जनरली लिमिटेड, टर्न अराउंड टाइम इज जनरली लिमिटेड बाय द स्पीड ऑफ द आउटपुट डिवाइस, यानी कि आउटपुट डिवाइस की स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ आउटपुट डिवाइस जो है इज अगर स्लो है तो ये थोड़ा टाइम लेगी, और रिस्पांस जो है वो ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुका था बैकग्राउंड में। जैसे कि वीडियो में मैंने आपको बताया कि वो आउटपुट जो है वो प्रोसेस ने प्रोड्यूस कर दिया था, आपने जब डबल क्लिक किया, लेकिन वो डिपेंड कर रहा है आउटपुट डिवाइस के ऊपर, बट वो डिले के साथ आपको डिस्प्ले हो रहा है, बट रिस्पॉन्स इज ऑलरेडी प्रोड्यूस, अ लिटिल बिट डिले है कि वो आपका जो है वीडियो डिस्प्ले हो। सो सेम दैट इज़ द रिस्पॉन्स टाइम, यानी कि कोई और इंटरएक्टिव सिस्टम जो है वहाँ पे हम रिस्पॉन्स टाइम जो है दैट इज़ गुड क्राइटेरिया फॉर द मेजर करना हो किसी पर्टिकुलर एल्गोरिथम की एफिशिएंसी। सो दैट इज़ रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम जो है वो हमने एक और क्राइटेरिया जिसको हम जज करने के लिए यूज़ करते हैं कि कौन सा एल्गोरिथम जो है उसकी एफिशिएंसी बेस्ट है या नहीं है। इट इज़ डिज़ायरेबल टू मैक्सिमाइज, जो अब तक हम डिस्कशन कर चुके हैं उस डिस्कशन को अगर हम कंक्लूड करें तो इट्स मीन कि इट इज़ डिज़ायरेबल टू मैक्सिमाइज द सीपीयू यूटिलाइजेशन, थ्रूपुट and to minimize the turn around time, wait time and response time, so that ये एक desirable situation है कि आप एक सिस्टम की जो है परफॉर्मेंस इन फैक्टर्स के ऊपर आप जो है मद्देनज़र रखते हुए किसी भी एल्गोरिथम को जो है वो जो है उसकी एफिशिएंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दैट आर फैक्टर्स जो हमने स्टडी किए इस लेक्चर के अंदर, दैट इज़ स्केड्यूलिंग क्राइटेरिया।